डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था। हमारा क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली है। तो विजयनगर साम्राज्य की नींव डालने वाले शासक का नाम है हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों संगम के पुत्र थे और इनके वंश का नाम भी संगम था, यानी इनके पिता भी संगम, इनका वंश भी संगम, और इन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। पहले हरिहर शासक बने, बाद में बुक्का शासक बने। तो ये तो बातें हुई पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सब स्टूडेंट्स को पता ही है कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, और मध्यकालीन इतिहास को हम लोग टॉपिक वाइज, क्रम वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था तुगलक वंश को, और तुगलक वंश के पश्चात आज मध्यकाल में सल्तनत काल के अंतर्गत जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सैयद वंश। सल्तनत काल के अंतर्गत हम 5 वंश को देखते हैं, जिनमें सबसे पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 5 वंश का ये एक समूह है, जिसमें आज हम चौथे पायदान पर सैयद वंश की चर्चा करेंगे। और अपने वीडियो के अंत में आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ते जाएंगे, जिसका उत्तर कमेंट के द्वारा हमें चाहिए होगा। स्टूडेंट्स, अभी नवरात्रा भी चल रहा है, आज से रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन सारे फेस्टिवल्स में व्यस्त होंगे। तो आप फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, रोज़ा रखिए, नवरात्रा कीजिए, लेकिन सबके साथ साथ अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चालू कीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई का ब्रेक आपके एग्ज़ाम में आपकी सफलता को घटा सकता है, कम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आइए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना सैयद वंश। सैयद वंश पीरियड बहुत छोटा, 1414 से 1450, 37 साल का पीरियड सैयद वंश का, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां नामक व्यक्ति ने की थी। अगर हम बात करें इस वंश की, तो इसके इतिहास में न साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है, न बहुत ज़्यादा रचनात्मक और कलात्मकता के तौर पर कुछ नए क्रिएशन होते हैं, नई कुछ गतिविधियां होती हैं। सारा समय इस वंश का चला जाता है विद्रोहों को दबाने में, विद्रोहों का दमन करने में। राजनीतिक रूप से इस वंश में कोई ख़ास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, इस वंश में जो दिल्ली सल्तनत की सीमा थी वो बहुत छोटी हो गई, क्योंकि बहुत सारे राजवंशों ने छोटे छोटे स्तर पर स्वतंत्र हो गए थे, और इनकी सीमा केवल घटकर 200 मील तक सिमट कर रह गई थी। यानी कि सैयद वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमा मात्र 200 मील में पसरी हुई थी, बाकी सारे क्षेत्र इसके हाथों से निकल चुके थे। इस वंश का पहला शासक, जिसे हम कहते हैं खिज्र खां, आमतौर पर इसमें हम देखते हैं खिज्र खां को, मुबारक शाह को, मोहम्मद शाह को और आलम शाह को। 4 शासकों का ये वंश, 37 साल का पीरियड, जिसमें 4 शासक। और बात करते हैं पहले शासक खिज्र खां की। खिज्र खां जो कि 1414 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है, दिल्ली पर अधिकार करता है, लेकिन इसकी स्थिति अत्यंत कमज़ोर होती है। वो अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि उपाधि लेता है रैयत आला की। अपनी स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ही वो रैयत आला की उपाधि लेता है, और उसी उपाधि के साथ संतुष्ट होकर शासन करता है। उसके शासनकाल में पंजाब, लाहौर और मुल्तान जो थे वो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते हैं। खिज्र खां ने कटेहर, इटावा, खोर, चलेसर, बयाना, मेवात, बदायूं आदि के विद्रोहों को दबाया। यानी ये वो सारे क्षेत्र थे जहां उस समय विद्रोह हो रहे थे, और खिज्र खां ने इन सारे विद्रोहों को दबाया।
इस काम में उसकी सबसे ज़्यादा जिसने सहायता की थी वो उसका एक सिपह सलार था जिसका नाम ताजुल मुल्क था। ताजुल मुल्क जो उसकी सेवा करता है, उसका बहुत वफादार था, सिपह सलार था, उसकी सहायता कर रहा था। इत्तेफाक से 13 जनवरी 1481 को ताजुल मुल्क और 20 मई 1421 को खिज्र खां दोनों की मृत्यु हो जाती है। यानी उसका वफादार सिपाही ताजुल मुल्क और वो खुद खिज्र खां दोनों 1421 में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है उसका पुत्र मुबारक शाह। खिज्र खां ने अपने मृत्यु से पूर्व ही अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। खिज्र खां जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसके बैठने के बाद भटिंडा के क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। वो भटिंडा के विद्रोह का दमन करने जाता है। वहाँ पर खोखरों के साथ उसका युद्ध होता है। वह पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीर, यानी कि अभी तक क्या था, दिल्ली सल्तनत में जो अमीर होते थे वो तुर्क सरदार होते थे, अफगानी होते थे, लेकिन पहली बार दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीर की नियुक्ति होती है। वैसे भी मुबारक शाह को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जो सबके विकास के लिए कार्य करता है। उसने अपनी सैनिक कार्यवाही तो की लेकिन वो असफल रहा खोखरों के विरुद्ध, भटिंडा के विरुद्ध। मुबारक शाह का जो शासनकाल था वो अशांति और विद्रोह का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। तारीख़ मुबारक शाही में यहिया अहमद सरहिंदी जो हैं, इन्हें यहिया बिन सरहिंदी भी कहते हैं, वो लिखते हैं कि दिल्ली में उसने क्षत्रियों के साथ उदारतापूर्ण नीति अपनाई थी। क्षत्रियों को संरक्षण दिया था, उनका दमन नहीं किया बल्कि उन्हें संरक्षण दिया। उसने ग्वालियर के हिंदुओं के अत्याचार से उन्हें मुक्त करवाया। यमुना के तट पर उसने एक नया नगर बसाया मुबारकाबाद के नाम से, और जहां एक बहुत खूबसूरत जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उसके एक सरदार उल मुल्क ने षड्यंत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी। यानी कि 1421 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला मुबारक शाह की हत्या 1434 ईस्वी में हो गई। कुल मिलाकर 13 साल का शासनकाल और मुबारक शाह की मृत्यु। मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह 1434 में बैठता है और ये 1443 तक यानी 10 साल तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कायम रहता है। मुबारक शाह का ये भतीजा था, मुबारक शाह का भतीजा जो था फरीद शाह, मोहम्मद शाह के नाम से वो सुल्तान बनता है, सुल्तान की उपाधि लेता है। उससे वज़ीर फ़ख्रुल मुल्क की हत्या करा दी गई। मोहम्मद शाह के काल में दिल्ली सल्तनत में अराजकता व कुव्यवस्था व्याप्त रही। यानी कि मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है उसमें दिल्ली में अराजकता फैल गई, अशांति फैल गई। महमूद खिलजी ने तो दिल्ली पर ही आक्रमण करने का साहस कर लिया। खिलजी वंश का जो व्यक्ति दूर बैठा इंतज़ार कर रहा था वो मोहम्मद शाह के राजा बनने के बाद जो दिल्ली में अशांति फैली उसका फ़ायदा उठाकर दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस करता है। लाहौर और मुल्तान के शासक बहलोल खान लोदी ने मुल्तान की सहायता की। सुल्तान की सहायता की किसने? बहलोल लोदी ने। और यही बहलोल लोदी को बाद में मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र कहकर संबोधित किया, उसे अपना पुत्र माना, उसे खाना की उपाधि दी क्योंकि उसने खिलजी के आक्रमण से सुरक्षा की थी, सुल्तान को मदद दी थी। जिस समय उसने मदद दी उस समय वो मुल्तान का शासक हुआ करता था। सुल्तान की स्थिति बहुत दुर्बल थी क्योंकि कुव्यवस्था था, लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि दिल्ली में लगभग ये हालत हो गई कि अब मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर अपनी राजधानी को वहाँ से हटाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन 1434 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका जो अधिकारी था आलम शाह, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1444 ईस्वी में 43 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। 44 में उसका उत्तराधिकारी आलम शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन मोहम्मद शाह से भी यदि दुर्बल कहें तो वो आलम शाह था। आलम शाह
सबसे अयोग्य व्यक्ति था। उसके शासनकाल में सल्तनत में इतनी अराजकता फैल गई कि दिल्ली की जनता उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसने दिल्ली तथा उसके कुछ आसपास के गांव में जो उसकी शासन उस समय बची हुई थी, उसे बहुत कोशिश की समेटने की, लेकिन वो समेट नहीं पा रहा था। बहलोल लोदी, जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में खाने खाना की उपाधि धारण करता है, उसे मोहम्मद शाह अपना पुत्र कहकर पुकारता है। आलम शाह को भय था कि कहीं बहलोल लोदी दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ना ले ले, इसलिए डर से आलम शाह अपनी राजधानी को लेकर बदायूं चला जाता है। लेकिन आलम शाह एक भोग्य विलासी व्यक्ति, विलास में डूबा हुआ, प्रजा से कोई मतलब नहीं, और वो दिल्ली से बदायूं जाकर भी अपने काम में विलीन रहता है, जिसके कारण जो उस समय सैयद वंश के एक मंत्री थे हमीद खां, उनके आमंत्रित करने पर बहलोल लोदी आते हैं और दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। और इस तरह सैयद वंश के अंत के साथ ही लोदी वंश की शुरुआत होती है। 1451 ईस्वी में आलम शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है, लेकिन वो बदायूं में जागीर पे रहते हैं और 1476 ईस्वी में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है। एक अकुशल शासक, एक विलासी व्यक्ति का अंत होता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में उसके अंत से पहले ही लोदी वंश की शुरुआत हो जाती है 1451 ईस्वी में, जिस वंश का अंत मुग़लों के द्वारा 1526 में होता है। तो हम लोगों ने सैयद वंश को देखा। कल हम लोग सल्तनत काल की आखिरी कड़ी लोदी वंश पर चर्चा करेंगे। लोदी वंश में हम लोग बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी की बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही सैयद वंश में। जाते जाते वक्त है आज के प्रश्न का। लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सैयद वंश से पूछे जा सकते हैं डाल दूंगी। आप लोग देख लेना, क्योंकि सैयद वंश से कुछ प्रश्न हैं जो आपके ध्यान जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जाते जाते वक्त है आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? यानी कि कौन सा शासक था जिसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 बाबर, ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 बहलोल लोदी। ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या बहलोल लोदी। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहती हूँ, प्रश्नों को, बताए गए नोट्स को, और जो मैं साथ में आपके लिए नोट्स दे देती हूँ, उन्हें कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। एक अच्छा नोट्स आपके लिए तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम्स क्रैक करना लक्ष्य है आपका अगर, तो आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम हर हासिल में क्रैक करना है, हमें नौकरी प्राप्त करनी है। कंपटीशन का अर्थ होता है ज़िद, पैशन, जुनून, जज्बा, और इसके लिए आपको हर हद तक गुजरना होगा। आपको अपनी तैयारी को मुकम्मल करनी होगी। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों छोड़ दिया, नहीं। सब कुछ सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, और एग्ज़ाम में आपका परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स,